वो क्राइम इसमें डेफिनेटली किया डेफिनेटली जाए। मेरा यही है कि नेट के हिसाब से हो। मैं तो मेरा और इसका पूरा एस्पेक्ट्स रहेगा कि मैं सब कुछ ही कवर कर जाऊँ मैक्सिमम। लेकिन बाकी थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। जो इसके बाद जो रहेगा वो खाली सेक्शन को मेमोराइज करने का वर्क रहेगा। कंसेप्ट क्लियरिटी मैं आपके साथ सारी कर दूंगा। और कोशिश भी रहेगी कि मैं लगभग लगभग सारे ऑफेंस भी आपके साथ डिस्कस कर जाऊँ। ओके सर। 227, 28 and okay. So good morning everyone. Today we are discuss our the new lecture class regarding the Bharatiya Nyaya Samhita. Till now in the last class we covered the concept of common object, common intention, criminal conspiracy and all of this. We have done with that. Now we come with the chapter 14 of Bharatiya Nyaya Samhita. Two things are we have to be just discuss about it. Section 227, 228. That is a false evidence and fabrication of evidence. False evidence and fabrication of evidence. False evidence is like you give and say something false before the court, and you know it's a true. You know you have a belief that it's a true, and even you say something is true, but you know that it's a false. देखो रियलिटी और आपका एविडेंस। रियलिटी क्या है, वो फॉल्स है और आप कोर्ट में जाके कह रहे हो कि नहीं ये सही है। या फिर रियलिटी क्या है कि कोई एक्ट सच में हुआ है लेकिन आप कोर्ट में जाके कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। सो यू आर रॉन्ग फ्रॉम द रियलिटी। जो भी आपने बात कही सच्चाई से गलत कही और आपको पता है। अब ये बात आपने या तो डायरेक्ट एविडेंस की तरह कही है, आप आई विटनेस है, आपने एविडेंस दिया, या फिर एज अ डॉक्टर आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, वो रिपोर्ट जो है इट्स रॉन्ग। यू नो कि आपने वो गलत रिपोर्ट प्रिपेयर करी है वॉलेंटरली। So you any situation that type of thing where you are bound to speak truth and you say lie, you are lie before the court and you know that your statement are can be used in a court. In this way you will be liable for giving the false evidence. Clear? हाँ जी सर। Second thing is about the fabrication of evidence. False evidence का क्या है कि you are give the evidence, you are say something false before the court, but fabrication में you have create the evidence. आपने झूठे एविडेंस क्रिएट करे, झूठी बुक, झूठे रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, झूठे डॉक्यूमेंट्स। You himself create the fraud things and the fabricated things which are, and you know that that evidence are used in a judicial proceeding and any arbitration proceeding against the someone guy anyone else, तो उसको बोलेंगे हम फैब्रिकेट ऑफ फॉल्स एविडेंस, की फॉल्स एविडेंस को क्रिएट करना, मेक आउट करना। क्लियर? हाँ जी सर। दैट हाँ इज जी द सर। फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। एक छोटा सा एक और सेक्शन पढ़ना है, हमें एक वर्ड देखना है, रीजन टू बिलीव। whoever being legally bound, जो लीगली बाउंड है बाय एन ओथ और बाय एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ। दो तरीके से व्यक्ति बाउंड होगा, या तो वो ओथ ले रहा है या फिर लॉ उसे बाउंड कर रहा है। और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, और लॉ ने उसको बाउंड कर रखा, उसकी ड्यूटी है उस मैटर पे डिक्लेरेशन देना। एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल ऑफिसर, एज अ एक्सपर्ट ऑफिसर, ही हैव अ ड्यूटी, he is bound by duty to make a declaration on that subject, make any statement which is false, कोई भी बात वो कहे जो कि झूठी है, and which is he either know, या तो उसे पता है ये झूठी है, either know और believe to be false और does not believe to be true, और उसे पता है कि या तो जो मैं बोल रहा हूँ या तो झूठ बोल रहा हूँ। दो चीजें होती हैं, देखो जब आदमी झूठ बोल रहा है या तो उसे ये पता है कि मैं कंप्लीटली झूठ बोल रहा हूँ, आई बिलीव दैट आई एम डूइंग द फॉल्स, हाँ जी और सर। आई बिलीव दैट इट्स नॉट ट्रू, मैं गलत नहीं हूं, ये बात मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच नहीं है। इस बात को हाँ समझना जी। भाई, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि जो मैंने बोला वो भी सच नहीं है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आई हैव नो आइडिया विद दैट, यस सर। लेकिन फिर भी मैं वहां एविडेंस दे रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं सच तो नहीं बोल रहा। इन दोनों ही सिचुएशन में इट टीम दैट ही गिव द फॉल्स एविडेंस। क्लियर? हाँ जी सर। Here they use the word believe, known or believed to be false by virtue of section 2 subclause 16, I think. You have to be read there the definition part which is defined the reason to believe. In a concept of a mens rea, section 2 only gives the two sections, reason to believe and dishonestly, which somehow likely to be the mens rea.
Clear? And that is the section. Let me see. That one, section 2, subclause 29. It says that a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. उसके अगर मैं कहूँ कि किसी ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने आ रही हैं जिसमें ऐसे रीजंस डेवलप हो रहे हैं कि मुझे उस पर बिलीव करना पड़ेगा, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि सफिशिएंट कॉज थे उस पर बिलीव करने के लिए. इफ आई सेज कि मैंने सपोज एज अ प्रैक्टिस डॉक्टर मैंने कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंप्लीटली ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन जो डॉक्टर से बना रहा है उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने बॉडी को एग्जामिन करा उन दोनों के हिसाब से जो मैंने बात लिखी है वो जहां तक है सही होंगी, रीजनेबली बिलीव होंगी, रीजनेबली ट्रू होंगी. क्लियर? सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाजा ये कहता है कि इट्स क्वाइट रीजनेबली टू बिलीव, बिलीविंग थिंग है वो. ठीक है? अगर वो ये कहे, अगर उसको बिलीव ही नहीं है अपनी रिपोर्ट पे, वो नहीं जानता ये गलत है, बट ही हैव नॉट कंप्लीट बिलीव, तो भी वो उसका एविडेंस नहीं दे सकता. इफ ही हैव एनी डाउट विद दैट, देन ही हैव टू बी सेड टू बिफोर द कोर्ट दैट आई हैव नो आइडिया विद इट. He have not to be go in an extraordinary manner and say something before the court without any reasonable belief. He always should have the reasonable belief to say anything before the court. Clear that thing? Okay. Chapter 14 is about the false of evidence and the fabrication of evidence. Apart from these definitions, they are the punishment clause are available. In a punishment clause, you have to be memorized that part ki in which offense there is the what type of punishment are available is there. Let me just clear 2-3 section with that. Where is it? That one. 227 is the definition of false evidence. 228 is the definition of fabrication evidence. Now, if I discuss about the punishment of false evidence, that it may extend to the 7 year. Whoever intentionally give the false evidence and proceeding of fabricate of the false evidence for the purpose of the stage of judicial proceeding shall be punishment of the imprisonment for a term which may extend to the 7 year and for liable to fine of which may extend to the 10,000. The 10,000 का फाइन हो सकता है और 7 साल तक की सजा हो सकती है. क्लियर? Whoever intentionally give or fabricate the false evidence in a case other than subsection 1 shall be punished with the imprisonment of 3 years. I think we have to read it again. It said that whoever intentionally give the false evidence in stage of judicial proceeding or fabrication of the false proceeding purpose of being used in a judicial proceeding shall be imprisonment of either discretion. It means अगर आपने ऐसा fabricated evidence बनाया है जिसको आपको पता है कि judiciary evidence में use होगा और वो हो रहा है, तो वहां तो 7 साल की सजा है. इसके अलावा कोई आपने फॉल्स एविडेंस बनाया जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज नहीं हुआ, मे बी यूज इन एनी अदर प्रोसीडिंग, कोई इन्वेस्टिगेशन में यूज हुआ है, कोई अपार्ट फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी और प्रोसेस में यूज हुआ है, बट इट यूज्ड, तो उसमें 3 साल की सजा है. ये बात हुई यूज पे. अब यहाँ पे जो 230 में सेक्शंस हैं दैट आर गिव विद द पनिशमेंट इन स्पेसिफिक ऑफेंस. जैसे कि मैं एक पढ़ के बताता हूँ. सेक्शन 230 फॉर द कैपिटल ऑफेंस इट सेज दैट whoever give fabricate false evidence intent thereby caused or knowing it likely to cause, he will thereby cause any person convict an offence which is a capital by the law for the time being in force in India shall be punished with imprisonment of life with rigorous punishment for a term which may extend to the 10 year. It simply says that you create a evidence used before the court in a cases where the offender get the capital punishment. आपने ऐसा एविडेंस बनाया जिससे किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट मिली या फिर मिल सकती है. उस ऑफेंस में अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हो तो आपको उस ऑफेंस में लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है और 10 साल तक भी सजा हो सकती है. क्लियर? तो सेक्शन 230 की मैं बात कर रहा हूं. ये कह रहा है कि अगर आपने कोई फॉल्स एविडेंस दिया, सपोज एक केस है, मर्डर का चल रहा है केस, इस मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी भी हो सकती है. उस केस में आपने फॉल्स एविडेंस अगर दे दिया, तो उस केस में अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हुए पकड़े गए तो आपको 10 साल और इवन लाइफ इंप्रिजनमेंट की भी सजा हो सकती है.
सेक्शन 229 जो मैंने पढ़ा वो था यूज के ऊपर। यूज में उन्होंने दो पार्ट कर रखे थे, जुडिशियल यूज और नॉन जुडिशियल यूज। अगर जुडिशियल यूज होने वाली किसी चीज में आपने फैब्रिकेटेड एविडेंस क्रिएट करे तो 7 साल की सजा, और नॉन जुडिशियल यूज में 3 साल की सजा है। इसके अलावा 230 ऑनवर्ड्स जो ऑफेंसेस हैं वो इस टाइप से हैं कि आपने जो फैब्रिकेटेड एविडेंस दिए हैं वो किस ऑफेंस के ट्रायल में दिए हैं। अगर मर्डर ऑफेंस के या फिर ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है उसके ट्रायल में दिए हैं तो आपको 10 ईयर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। Second section is about if you do give any that type of things in some another offense. Let me read. Whoever give, fabricate and false evidence. It's a section 231. Whoever give or fabricate false evidence intending thereby cause or knowingly to be likely that there will be thereby cause any person to convict offense which by the law for the timing in hold is not a capital offense but punishable for the life imprisonment. Life or imprisonment for 7 years upward shall be punished for the convicted person of that he would be liable to be punished. अच्छा, तो इसमें अब ये कह रहा है कि सपोज आपने किसी केस में फॉल्स एविडेंस दिए, उस केस में डेथ पेनल्टी तो नहीं होगी लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल की सजा दी जा सकती है। और उस केस में अगर आप कोई एविडेंस देते हैं फॉल्स एविडेंस तो ऐसे ट्रीट करा जाएगा आपको कि जैसे आप खुद ने वो ऑफेंस करा है, आपको उतनी ही सजा मिलेगी जो उस केस में कन्विक्टेड को मिलनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द अफेंडिंग क्लॉज। क्लियर? एक यहाँ पे सेक्शन है सेक्शन 240, लेट मी गो, नॉट द 240, आई थिंक 260 में भी हार्बर का एक सेक्शन है, हाँ 249, दैट इज द हार्बर ऑफ ऑफेंडर। हार्बर ऑफेंडर मीन्स you conceal the offender. If someone guy has committed the offense और उस व्यक्ति को आपने अपने घर में शेल्टर दे दिया, कंसील कर दिया ताकि वो पुलिस को ना मिले, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसे ढूंढ ना पाए, यू जस्ट दैट थिंग, इट्स आल्सो ऑफेंस एंड यू विल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट एज पर द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन ABC। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है विच आर डिफाइंड इन द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 249। सेक्शन 249 का एक्सेप्शन ये कहता है कि द सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। ऑफेंडर का अगर स्पाउस हो, या तो हस्बैंड है या वाइफ है, ऑफेंडर का हस्बैंड या ऑफेंडर की वाइफ अगर है तो वो अगर हार्बर देती है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बिकॉज इट क्वाइट बी पॉसिबल एंड द नेचर ऑफ अ स्पाउस दैट दे ऑलवेज बी हेल्प हिज और हर स्पाउस एट एनी सिचुएशन, क्योंकि उनका तो प्रॉमिस ही इस बात का है। They are tied with the marriage tie because of they are always be help to each other in any type of circumstances, तो वो वहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है जी। जस्ट हार्बर के बाद एक सेक्शन 250 है, कभी, हाँ बताइए बताइए। उसकी तो एविडेंस ही काउंट नहीं करते हैं, इस पास की तो एविडेंस punishment की बात ही नहीं रहेगी ना। ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। नहीं सर, है सर, स्पाउस की नहीं लेते सर एविडेंस, दोनों को एक ही काउंट करते हैं, इसलिए उसकी तो काउंट ही नहीं होती है। That thing is not as such as you tell. It's a part of Indian Evidence Act. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये पार्ट है. I will tell you when I will be go with that thing, but it's not completely like that. Get it? Merely communication with not. Let me show if I have the bare act of it. I will clear that thing on tomorrow, but it's not like that as you presenting now. अगर वो criminal offense है और spouse का evidence है, they can take it. They can. Apart from that thing, अगर कोई उनकी mere communication है regarding the matrimonial relationship or matrimonial case है, तो maybe it's not be taken as a evidence. ओके सर, ठीक ये है? क्रिमिनल में काउंट करेंगे सर? Yeah, they can. As much I know. Let me see if I will clear it on tomorrow. Okay. लीव इट। अभी हम यहाँ पे चलते, तो 240 मुझे बताना था। 240 एक छोटा सा एक सेक्शन है। यू कैन बी यूज द सेक्शन 240 ऑफ अ भारतीय न्याय संहिता अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर एज अ ब्राइब। इट सेज दैट द एनी ऑफिसर, any person, not about the officer, any person take any gift and any gratification in consideration of fabrication of evidence, then he can be liable under the section 240। अगर कोई कैसा भी व्यक्ति कुछ गिफ्ट लेके कोई ऑफेंस को कंसील कर रहा है, एविडेंसेस को फैब्रिकेट कर रहा है, देन ही विल बी कम अंडर द सेक्शन 250। क्लियर?
ठीक है, इवन ऑफर करना भी ऑफेंस है, इट इज सेक्शन 251, आप ऑफर भी नहीं कर सकते। क्लियर that with this chapter 14 regarding the fabrication of evidence and the false evidence, you have to be read all these sections from initiative sections to the section 269। clear, सारे सेक्शन आपको एक बार पढ़नी है, पनिशेबल सेक्शन है, यू जस्ट हैव टू बी रीड on a some basic base, not to be need to go in a deep, but read सारे करने। clear, now we come with the chapter 15 that related to the public tranquility offense and the nuisance. Nuisance is a part of a tort also. It's simple like a definition is that a person do any type of act which create an annoyance in the society. There is a chance of cause injury, danger, annoyance and any type of notorious thing with the society. It can be come under the public nuisance and it is a punishable by virtue of section 270. What the section is says that a person is guilty of a public nuisance, एक व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस का गिल्टी होगा, हु जो कि डज एनी एक्ट और इज गिल्ट ऑफ एन इलीगल ओमिशन, जो या तो कुछ कर रहा है या कुछ गलत काम नहीं कर रहा, मतलब जो उसे करना चाहिए था वो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से विच कॉज एनी कॉमन इंजरी, डेंजर, अनॉयंस टू द पब्लिक। तो एक्ट आया सबसे पहले, या तो एक्ट हो रहा है या ओमिशन हो रहा है। एक्ट और ओमिशन से क्या कॉज हो रही है, हमें इंजरी कॉज हो रही है, डेंजर कॉज हो रहा है और अनॉयंस कॉज हो रहा है पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को। और कौन सी पब्लिक, जो जनरली ड्वेल कर रही है, अपने घर में बैठी है या फिर ऑक्यूपाई कर रही है, अपनी पोजीशन, अपनी प्रॉपर्टी में बैठी है इन द विसिनिटी, और विच आर नेसेस इन द विसिनिटी, जो नॉर्मल अपने घरों में अपने प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपाई कर ऑक्यूपेशन लेके बैठे हुए हैं, वो परेशान हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई आपके घर आया आप उससे परेशान कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं अपने घर में बैठा हूं, आप अपने घर से कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे मैं कंटिन्यूसली या तो मेरी लाइफ डेंजर में आ रही है, या मुझे इंजरी कॉज हो रही है, या फिर मुझे अनॉयंस हो रही है, दैट इज द कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। क्लियर? In a public nuisance, it can be occur in a so many way. After that, the section 270, there is a so many ways which are defined. Section 271 to the further all with the 297 of create a public nuisance. What you have to be read, you just have to be read the heading part of there. जैसे कि 271 से क्या हो रहा है, डेंजरस इन्फेक्शन का आप स्प्रेड कर रहे हैं, जो लाइफ के लिए डेंजरस होगा, ऐसा कोई इन्फेक्शन फैला रहे हैं आप। ऊपर 271 में नेग्लिजेंटली फैला रहे हैं और 272 में मैलिग्नेंटली फैला रहे हैं। एक क्वारंटीन रूल, रिमेंबर दैट सेक्शन 273 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। क्वारंटीन रूल इन कोरोना टाइम इट्स वेरी फेमस, सो द ऑलवेज एवरीवन आस्क कि जी ये रूल बना सकती है सरकार या नहीं बना सकती। हम कह रहे हैं ये पहले से ही अवेलेबल है, बना सकती है या नहीं बना सकती का सीन ही नहीं है। Quarantine rule means if you are going outside because of any type of dangerousness to with the society because of any disease or any other reason, then you have to be quarantine yourself inside your house. ठीक है, फूड अडल्ट्रेशन से, नॉक्सियस फूड और नॉक्सियस ड्रिंक से सेल आउट करने से, ड्रग्स में अडल्ट्रेशन करने से, अडल्ट्रेट ड्रग सेल करने से, दीज आर द थिंग्स वेयर यू कैन कॉज द न्यूसेंस। We have to be come with the directly section 281. It's required and necessary section. It's about the rash driving and riding on a public way. If you are doing the rash driving on a public way, it's also an offense of nuisance. Very clearly go with the sections in a deep manner. Whoever drive any vehicle or ride, drive means car or ride means any bicycle and bikes. Whoever drive any vehicle or ride, अच्छा राइड में यहाँ हॉर्स भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि खाली व्हीकल से आएंगे, कोई भी, मतलब एनीथिंग विच यू आर राइड एंड एनीथिंग विच यू कैन ड्राइव। हुएवर ड्राइव एनी व्हीकल और राइड ऑन एनी पब्लिक वे पे ड्राइव कर रहे हो इन अ मैनर सो रेस और नेग्लिजेंट, इस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं जो कि बहुत रेस ड्राइविंग है और नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, एज टू इंडेंजर्ड ह्यूमन लाइफ, जिससे व्यक्ति की जो नॉर्मल कॉमन पीपल है उसकी लाइफ को डेंजर हो सकता है, हर्ट कॉज हो सकती है, इंजरी कॉज हो सकती है। Then that type of case person to be punished with the imprisonment of either discrimination which may extend to the 6 month plus 1000 rupees. तो अगर कोई रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है ऑन अ रोड, then he can be liable for the 6 month and 1000 rupees fine. Clear here? Clear with that section?
So kept with that section in your mind, section 281. Now we directly go to the section 106. थोड़ा सा BNS की टीचिंग इसी तरीके से होगी। देखो आइसोलेट करके पढ़ाना है, आई डोंट थिंक इट वुड बी गुड। जो सेक्शन जिससे रिलेट कर रहा है उसे वहीं पढ़ा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। So section 106 is about the negligence. They are bifurcated in the two parts. First is a medical negligence, second is a rash driving. Medical negligence, if any medical practitioner because something which are not a culpable homicide, he shall be liable to the punishment which may extend to the 2 year. कि किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, नेग्लिजेंट एटीट्यूड की वजह से कोई ऑफेंस कमिट हुआ जो कि कल्पेबल होमिसाइड तो नहीं है, इसका मतलब समवन हैज बीन डाइड एज अ मर्डर, नॉट अ कल्पेबल होमिसाइड। वी विल गो इन अ दैट सेक्शन व्हेन वी गो विद द मर्डर कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। हियर नाउ वी जस्ट हैव टू कैप्चर दैट कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ, उसके साथ मर्डर हुआ, कल्पेबल होमिसाइड नहीं हुआ, और हुआ किस वजह से, नेग्लिजेंट एटीट्यूड की वजह से, नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से ये सारी चीजें हुई। देन द यू हैव टू बी लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ 2 ईयर। हियर वी यूज द वर्ड नेग्लिजेंट। थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। नेग्लिजेंट के लिए 3 कंडीशन रिक्वायर्ड है। इफ यू रिमेंबर द टॉट क्लासेस वी डिस्कस दैट। सबसे पहले यू हैव अ ड्यूटी टू केयर, you are negligent with your duty and it cause harm। आपके ऊपर एक ड्यूटी थी कुछ सही से करने की, आपने वो ड्यूटी में नेग्लिजेंट एटीट्यूड दिखाया, उसकी वजह से हार्म कॉज हुआ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इफ दैट थिंग इज अकर यू विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट। क्लियर। अब दो और दूसरा सेक्शन पढ़ते हैं। ये तो मेडिकल प्रैक्टिशनर का है, सिंपल सा, बस यही है। मेन पॉइंट था हमारा सेक्शन 106 सब क्लॉज 2। It says that whoever cause death of any person by rash or negligent driving, जो अपनी रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी को मार देता है, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, here they use the word vehicle, नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। अब डेथ भी हुई है जो कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, इसका मतलब डेथ हुई है कल्पेबल होमिसाइड नहीं है तो वो मर्डर है। डेथ में 2 ही बातें होंगी, या तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, CH होगा, या फिर वो मर्डर होगा। एक बात इसने क्लियर कह दी कि कल्पेबल होमिसाइड ना हो तो क्या बचा, मर्डर करा है आपने अपनी रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से। एंड मींस स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, दोनों चीज रिक्वायर्ड है। सबसे पहले डेथ हुई हो नेग्लिजेंट एक्ट से, दूसरी चीज रिक्वायर्ड मांगता है कि एस्केप विदाउट रिपोर्टिंग टू इट्स पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट। और आप वहां से एक्सीडेंट करके किसी की डेथ करके भग गए बिना किसी को रिपोर्ट करे, ना तो पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करी ना मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करी, कोई उस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताया। शैल बी पनिशमेंट ऑफ द आइदर प्रिस्क्रिप्शंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू द 10 ईयर एंड आल्सो बी द फाइन। 10 साल की सजा प्लस फाइन हो सकता है इस केस में। 2 सेक्शन अब हमने यहाँ पे पढ़े, एक सेक्शन 106 पढ़ा और एक हमने सेक्शन 281 पढ़ा। 281 जो सेक्शन था वो पब्लिक न्यूसेंस का था और 106 जो सेक्शन है वो आपका मर्डर का एक पार्ट है। 281 में जो सेक्शन हमारे पास 281 है, इट डिस्कस ओनली अबाउट द हार्म, हर्ट एंड इंजरी। Why that hurt and injury cause? Because of your rash driving। यहां पे मर्डर कॉज हो रहा है आपकी नेग्लिजेंट ड्राइविंग से प्लस एस्केप। यहां पे रेस एंड नेग्लिजेंट, समझ रहे हो आप? यहाँ पे रेस एंड नेग्लिजेंट है, उधर सेक्शन 281 में सिर्फ रेस ड्राइविंग है। यहाँ द कंसेप्ट इज नाउ हेयर टू मेक द ऑफेंस 106। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नेग्लिजेंट विद ड्राइविंग, you are doing the rash driving, then you cause the murder, then you escape। 4 things are required। अगर आप escape नहीं करते हैं तो भी आप लाइबल नहीं होंगे। अच्छा एक चीज और है, इन्फॉर्म भी नहीं करा, विदाउट इन्फॉर्म escape करा है आपने। अगर आप सपोज इन्फॉर्म कर दो, you commit any because of negligent driving, you could harm and injured someone, then call to the police। तो जैसे ही आपने पुलिस को कॉल करके वहां से चलेगी, सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 नहीं लगेगा, दोबारा से सेक्शन 281 में आ गई।
इट मीन्स जब आप रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे ही आपने पब्लिक वे पे रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करा, सेक्शन 281 तो लग गया आप पे उसी टाइम। हार्म और इंजरी कॉज होती है, नॉर्मल हार्म एंड इंजरी कॉज होती है, यू विल लायबल फॉर द 281। बट इफ द मर्डर हैज बीन कॉज्ड, द पर्सन हैज बीन डाई, देन देयर इज अ चांसेस दैट यू कैन बी लायबल फॉर 106 सब क्लॉज 2। लेकिन कब लायबल होंगे? जब आप वहां से बिना इन्फॉर्म करे चले जाते हैं। इन्फॉर्म कर देते तो भी नहीं लगेगा, 281 लग चुका है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन एस्केप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये दोनों ही ऑफेंस, एक बार फिर ध्यान से सुने, ये दोनों ही ऑफेंस इसकी स्टार्टिंग होगी तब जब रेस ड्राइविंग हो, नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो। अगर आप अपनी रोड पे सही चल रहे हैं, यू आर ऑन अ राइट साइड, यू फॉलो आउट द ऑल ट्रैफिक रूल्स एंड नॉर्म्स, एंड इट स्टिल समवन हैज बीन स्ट्रक आउट योर व्हीकल, किसी का से फिर भी आपका एक्सीडेंट हो गया, नो ऑफेंस इज देयर, क्लियर विद दैट, उसमें कोई ऑफेंस नहीं हुआ, एक्सीडेंट कैन बी अकर्ड, ओके सर। no one can stop the accident can occur, just stop your car, help that guy who has been get injured because of that accident, but there is a no fault anyone। ये offense लगेंगे तब जब आपकी रेस ड्राइविंग है, ओवर स्पीड है, ओवरलोडेड कार है, ब्रेक खराब है, सर्विस आप कराते नहीं है, मिरर टूटा हुआ है, फिर ऐसी स्थिति आती है तब आप वो रेस ड्राइविंग का केस लगेगा, अदरवाइज देयर इज अ नो ऑफेंस। सर रश ड्राइविंग तो ऐसे ही बोल देंगे सर, एक्सीडेंट हो गया तो नहीं, वो रिपोर्ट बताएगी, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताएगी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि टायर का मार्क कितना आया है, मार्क्स कितना आया था, और वो मीटर वगैरह, आई थिंक आई डोंट नो कि कैसे वो मीटर वगैरह बता देते हैं कि लास्ट टाइम ड्राइविंग कितनी स्पीड पे थी, कैमरे वगैरह बताएंगे। और जो एक्सीडेंट होता है ना मैम, तो एक्सीडेंट जितनी फोर्स से लगा होता है वो बताती है चीज़ कि कितने फोर्स से लगी, गाड़ी की स्पीड कितनी होगी। इसके अलावा अब सपोज कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आप हाईवे पे चल रहे हैं और सडनली कोई बंदा आपके सामने आ जाता है जो क्रॉस करने की, रोड क्रॉस करने की जगह ही नहीं है, तो आपकी गलती थोड़ी है, रेस वॉक तो वो कर रहा है। यस सर। या फिर आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरा सामने वाला बंदा सडनली रॉन्ग साइड आ जाता है, रेड लाइट क्रॉस कर देता है, यू आर नॉट फॉल्ट। ठीक है, तो रेस ड्राइविंग है या नहीं है वो रिपोर्ट बताएगी, क्लियर। यस सर। सो देयर इज अ टू, हाँ, इन्फॉर्म नहीं किया और हमारी मिस्टेक नहीं थी फिर सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक होगी पहले रेस ड्राइविंग, तब हम इसकी बात करेंगे। रेस ड्राइविंग नहीं है तो कोई ऑफेंस है ही नहीं। जो इंश्योरेंस हम करा रहे हैं, यू नो दैट फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो किसका इंश्योरेंस है? वो उसी बंदे का है जो जिससे एक्सीडेंट हुआ है। सरकार ये मान के चलती है कि रोड पे गाड़ी चलेगी, एक ना एक दिन एक्सीडेंट तो आप करोगे ही। अब पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे तो मैं थोड़े थोड़े पैसे उसके नाम की इंश्योरेंस करा देती हूँ, तो कभी अगर वो होगा तो रोड रेज केस में मैं पैसा दे दूंगी उसे। ये सरकार की ड्यूटी है, उसीलिए इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो हम तो ये पहले से ही पैसे दे के चल रहे हैं कि अगर बाई चांस मुझसे कुछ गलती हो जाती है। सर जैसे हाईवे पे हम जा रहे हैं तो हाईवे पे तो नेचुरली गाड़ी की स्पीड होती है सर, तो हमारा कोई फॉल्ट नहीं है अगर कोई बीच में आ जाता है तो। डेफिनेटली इट्स नॉट योर फॉल्ट। हाईवे जितनी स्पीड वाला करता है उतनी स्पीड में है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर इफ इन्फॉर्म नहीं किया तो सर फिर हमारी मिस्टेक हो जाएगी। तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी नहीं, इस केस में भी आपकी उसमें मिस्टेक नहीं होगी, वेरी क्लियर विद दैट। अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं और आपने कोई ऑफेंस नहीं है, रेस्ट ड्राइविंग के साथ अगर आपने एक्सीडेंट करा तो ही इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज बिना इन्फॉर्म करे भी आप जा सकते हैं। इट्स नॉट साउंड गुड, और आई डोंट थिंक कि अभी कोर्ट में ऐसा कोई केस गया है इन्फॉर्म करने पर। जो के अभी जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें रिक्वायर्ड है कि रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो तब ये ऑफेंस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। हाँ जी। ठीक है, पर एज अ मॉरलिटी, एज अ मॉरल डिके वी हैव टू बी इन्फॉर्म एटलीस्ट। अगर हम वहाँ रुक नहीं सकते, हमें पता मेजरली क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है ना, सोसाइटी का डर ज़्यादा है हाँ जी सर। कि लोग नहीं छोड़ते और वो सुनना भी नहीं चाहते, तो उस डर से बंदा गाड़ी भगाता है वहाँ से। तो उसमें एटलीस्ट किसी को इन्फॉर्म करके वहाँ से निकल जाए, वो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा कि मेरी ड्राइविंग बिल्कुल सेफ है, सिक्योर्ड है, फिर मुझसे एक्सीडेंट हो गया और मैंने इन्फॉर्म नहीं करा, तो आई डोंट थिंक कि उस पर सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 लगेगा। आई डोंट थिंक पर्सनली, बट इट्स अ मैटर, इट नेवर बी कम। तो कोर्ट की ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है। पर ये वाली जो बात है ना कि एक्सीडेंट करके भग जाना, ये साउंड अच्छा नहीं कर रही, इमोरल साउंड कर रही है, हाँ जी। तो ये मैं कमिट भी नहीं कर सकता। इट्स नॉट बी गुड टू कमिट कि भाई ऐसा करो। हाँ
सॉरी, ठीक है, क्लियर यहाँ पे सेक्शन 206 एंड 281, ठीक है जी। अब एक दो चीजें और हमें करनी है इसमें, ऑब्सैनिटी, हाँ, सेक्शन 294 281 के बाद सम ऑफ द सेक्शंस रिगार्डिंग द सेम वे, यू जस्ट हैव टू बी गो विद द बेसिक हेडिंग पढ़ लें बस आप उनके, और थोड़ा सा रिमेंबर रखें कि कौन सा सेक्शन किसके साथ है। And I directly come with the section 294. It's about the obscenity. It simply says that you are selling, making, or creating any type of book, pamphlet, paper writing, drawing, representation, figure, what display any type of things which have the obscenity in nature, which are not, which are make the lascivious appeal and some other the obscenity against the any guy, then you will be liable under this sections, और ठीक है, which are not good for the, which are low down the morality of the someone, which have the some sexual characters with themselves, by reading or seeing that the some of the sexual lascivious character are showing from your that content, then you will be liable for the offense of obscenity. There is a test, right, just that test, ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि किस टेस्ट से ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कैरेक्टर जो है, ये बुक जो है, द कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ ऑब्सैनिटी और नॉट, दैट इज द हेकलिन टेस्ट. By virtue of the Heckler test, you can be recognized that that particular good are have the obscenity in nature, obscene in nature. Clear? इसमें डायरेक्ट है नाम मुझको नजर नहीं आ रहा, मैं समझा नहीं, टेस्ट का नाम कहाँ दे रखा है? मैंने लिखा है ये तो, इट्स फ्रॉम द आउटसाइड, इसमें नहीं है टेस्ट का नाम, ओके ठीक है। और आप उस करेक्टर की किसी भी चीज़ से आप उसको सेल कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, एग्जिबिट्स कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वट एवर यू आर डूइंग, इवन यू टेक एनी प्रॉफिट इन दिस बिजनेस, आप खुद कुछ नहीं कर रहे लेकिन उस सारे बिजनेस में आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, इट्स मे बी योर प्रोमाइसिस हैज बीन यूज्ड, वट एवर द थिंग आर यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट थिंग, यू विल बी लाइबल फॉर इट, ठीक है जी। दैट इज द Heckling test. आज ही कोर्ट आर डिस्कस अबाउट द सेक्शन 15 ऑफ द पॉस्को एक्ट, आई थिंक दैट इज द थिंग कि हैविंग अ porn video with regarding to the sexual offense with a child pornography in your phone is kept that type of video in your mobile phone, it can be an offense or not. Supreme Court are take the cognizance on this matter. Recently Madras High Court said that it's not be an offense, it cannot be treated as an offense if the someone guy take the some of the any child pornography in his phone. It's his right to privacy, he can keep that thing, but the Supreme Court said that it can be a offense and it is a offense. अभी the Supreme Court ने उस पर cognizance लिया है, let's see कि क्या उनका further action होता है, but now the Supreme Court make a remark that it is a offense even to keep that thing in your mobile phone. Why it is an offense? There is a quite chances that because of your failure with your security with that phone, there is a possibility that child porn video can be transmitted to the another place, and it will be against that child whose videos you are watching now. Yes, sir. So it's completely against that child. That's why it come under the POSCO, and the court is very clear that having that type of thing in your place, it's very cumulative offense. Our scenario is that अभी इंडिया में पता चल क्या रहा है, we are on a transition phase regarding that we have to be allow the porns in our industry, in our culture or not. दो ऑप्शन है हमारे पास, देखो सीन क्या है, या तो अलाउ होंगे completely with a open hand, या ये प्रोहिबिट होंगे, दो बातें हैं पॉन्स के साथ। अब सीन ये है कि प्रोहिबिट करने के लिए हम सब रेडी हैं, वी हैव टू प्रोहिबिट क्लियरली विद दैट, और लॉ क्या है, साउंड ऑफ सोसाइटी, साउंड विल ऑफ सोसाइटी है। अब हम सब कह रहे हैं इन द फ्रंट, डायरेक्टली हम कह रहे हैं कि प्रोहिबिट कर दिया जाए, ये है हमारा डायरेक्ट वोट, ठीक है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट वोट देखते हैं, इंडिया इज कम इन द फर्स्ट पोजीशन टू वॉच द पॉन्स. Not only that, 70% data of India are used in a porn. तो इनडायरेक्ट वोट तो हमारी इसको अलाउ कर रही है. अगर मैं इनडायरेक्ट वोट की बात करूं तो everyone watch the porn. They never even feel any type of guilt whenever they are watching porn.
ना वेयर द सीन इज कम। और जो करंट सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स हो या फिर इतने सारे सिमिलर लाइक अ पोर्नोग्राफी एंड न्यूडिटी की जो एप्स आने स्टार्ट हो गए हैं, that are also continuously increasing that culture. So in that phase we are come on that step now कि या तो हम इसे प्रोहिबिट करें या अलाउ करें, क्योंकि आज अगर ये अलाउ हो गया तो फिर कंप्लीट कल्चर ही बदल जाएगा। फिर OTT कोई सेंसरशिप नहीं है, डायरेक्टली बड़े पर्दे पे लॉन्च होंगी, इंडस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, पॉर्न इंडस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। दैट इट्स नॉट नेवर बी अ गुड फॉर अ यूथ ऑफ अ नेशन। अब प्रोहिबिट करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे भी दो लोग हैं, प्रोहिबिट में लिबरल लोग खड़े हैं, इट्स अवर राइट टू प्राइवेसी, प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए, सॉरी अलाउ में, आई एम रॉन्ग। जो इसको अलाउ करवाना चाहते हैं वो बहुत सारे लिबरल लोग हैं। पीपल डिसाइड, एवरीवन हैव अ ओन वैल्यू, दे विल डिसाइड ओन सेल्फ, दे हैव टू वॉच और नॉट हैव टू वॉच। कोई फोर्स तो करता नहीं है जी, ये भी बात ठीक है उनकी, भाई फोर्स तो नहीं कर रहा, जो देख रहा है 18+ वाला देख रहा है। बट द थिंग इज दैट कि पीने को तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे पी ले, वो भी वाटर ही है, लिक्विड ये पी जाओ। पर गवर्नमेंट ये थोड़ी ना कि उसकी सेल आउट करते भाई मरने को। अब जब कोर्ट ने कहर सिंह केस में ये कह दिया कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई नहीं है, जब हम राइट टू डाई को अलाउ नहीं कर रहे तो हाउ कैन यू अलाउड द अपॉन। और वी एवरीवन नो, कोई फ्रंट में आके ये भी तो नहीं कह रहा कि आई वॉच इट, ये भी तो नहीं कह रहे, बिकॉज डायरेक्टली इवन अगर कोई कह भी रहा है तो वो जानता है कि नाइदर मॉरली इट्स गुड, नॉट ही शुड बी डू दैट थिंग। इट्स नॉट अ अचीवमेंट कि यू आर वॉच द पॉन, सो मेनी थिंग हैव टू वॉच, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट थिंग। सो वी आर ऑन दैट सिनेरियो। तो ऑब्सैनिटी का जो लॉ है वो हमेशा ऊपर नीचे अभी चल रहा है कि एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, वेयर टू गेट, वेयर नॉट टू गेट। लेट मी सी हाउ द कोर्ट क्लियर द पिक्चर इन दिस केस रिगार्डिंग दैट। ठीक है, दैट इज द ऑब्सैनिटी। छोटा सा एक चैप्टर और करेंगे आज हम, इट्स अ लास्ट। ठीक है, कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं जल्दी तो नहीं है, पर बहुत हो गया, ये बहुत सारे करवा दिए आज सेक्शन आपने, रीडिंग करने के लिए भी बहुत है। अच्छा चलो, तो फिर आज एंड करते हैं हम, है ना? जी सर। चलो, कोई डाउट है इसमें हम? नहीं नहीं सर, फिर देखते हैं। ओके देन, बाय।